अरे सीसेट, अरे जीएस में सीसेट और इनोवेशन देख रहे हैं यूपीएससी का। 25-30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां आपको हवा ही नहीं लगनी थी। जो इजी का डिनर आप पीट रहे हैं उनकी ऐसी की तैसी। तो फाइनली यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और काफ़ी दिनों से मतलब जब भी एग्ज़ाम होता है या हमसे 3-4 दिन पहले नींद नहीं आती है, और अगर एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है तो 2-3 दिन तक नींद नहीं आती है। तो कितना मतलब साइकिल में आप फंस जाते हैं हम। तो इस टाइप का साइकिल बन जाता है कि अगर एग्ज़ाम सही नहीं हुआ तो दिक्कत, और एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन नहीं सो पा रहे हैं तो, और जैसे आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद फ्रेंड्स के कॉल्स आना, फैमिली से कॉल्स आना कि कैसा हुआ एग्ज़ाम, क्या हुआ है। और मतलब दिक्कत कहाँ आती है ना कि पहली बात तो लोग परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। यानी यूपीएससी जब भी बोलते हैं यूपीएससी इज़ नॉट ओनली अ एग्ज़ाम ऑफ नॉलेज। ये एग्ज़ाम आपके प्रेशर, आपकी हैंडलिंग कैसी है, आप ये सोशल प्रेशर जितने आते हैं उनको कैसे सॉल्व कर पाते हैं, वो बड़ी बात है। तो खैर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मतलब थोड़ा सा रेस्ट करो, 10 दिन का अपने आप को गैप दो। प्रीलिम से पहले के जो 7 दिन होते हैं काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। कई लोगों को नींद नहीं आ पाती, कई लोग बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, थोड़ा सा टेंशन में चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात अपने आप की मान के चलिए, आप सबसे बड़ी बात है एग्ज़ाम दे के आए हैं, क्योंकि कई लोग एग्ज़ाम से पहले डर जाते हैं कि एग्ज़ाम दें नहीं दें। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोग एग्ज़ाम अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। तो अपने आप को शाबाशी दो, थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा शांति मनाओ कि यस कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी एग्ज़ाम हुआ है हमने अपना बेस्ट दिया है, हम बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम करके आए। पॉजिटिव सोच रखो, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी क्या है ना, देखो जैसे थोड़ा और बात करेंगे, थोड़ा से एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि थोड़ा सा क्या चेंज हुआ है या फिर किस हिसाब का एग्जाम रहा है, उस पूरी बात करेंगे। तो लेकिन थोड़ी सी जनरल बात कर लेते हैं उससे पहले, क्योंकि मैं जो बात करूँगा वो रियल एग्जाम हॉल जो प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल में कैसे हम सॉल्व करते हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स के मैंने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस थोड़े मैंने उनसे पूछा कैसा हुआ, कैसे क्या सिस्टम बैठा, मेरे कुछ एक्सपीरियंस रहे उनके बारे में थोड़ा सा हम सोच के। क्योंकि एक देखो कोचिंग वालों की थिंकिंग थोड़ी अलग होती है, और जो एक एस्पिरेंट जो उस एग्जाम हॉल में बैठा हुआ है उसकी क्या सोच थी, वो एग्जाम को कैसे देख रहा था, वो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहा था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एसी में बैठ के बताना कि ये एग्जाम इतना ईजी था, इतना मॉडरेट था, इतना हार्ड था, या आंसर की हो सकती है, कट हो हो सकती है, वो बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है उस चीज़ को। लेकिन जो स्टूडेंट एग्जाम में बैठा है उसकी क्या सोच थी, वो एग्जाम को कैसे लेके चल रहा था, वो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहा था, कितना ओवर एक्साइटेड था। तो कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम मैनेजमेंट का। 2 घंटे कब निकलते हैं पता नहीं चलता है। जैसे एग्जाम हमारे हाथ में आता है, एग्जाम को हम फ्लिप करना चालू करते हैं, क्या क्वेश्चन आए, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, फिर थोड़ा सा दिमाग में आता है हाँ ठीक है, थोड़ा अपने अप्रोच में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि एग्जाम ये जो एग्जाम आया था लेंथी एग्जाम था, स्टेटमेंट बड़े बड़े हमको मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, छोटे भी थे, हमको सीधा लगाने का टाइम मिल रहा था, लेकिन एग्जाम लेंथी था, नो डाउट एग्जाम लेंथी था। और दूसरी अगर हम बात करें तो आपको सेट कौन सा मिला, ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, डी मिला है। देखो क्या है कि कुछ जैसे अभी टेलीग्राम में जितने भी सारे वो चले थे कि जो सबसे पहले जो PDF आई थी वो बी वाली की आई थी, तो वहाँ से साइंस एंड टेक वहाँ से चालू था, और साइंस एंड टेक इस बार का टफ आया था, नो डाउट साइंस एंड टेक टफ आया था। और उससे क्या हुआ, जैसे मान लो किसी ने पहले ही क्वेश्चन से करना चालू कर दिया तो उसकी मेंटलिटी बन गई यार कि ये तो मतलब कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्या दिक्कत है, मतलब साइंस एंड टेक इतनी टफ क्वेश्चन, तो आगे क्या ही हालत होने वाली है। और मान लो किसी का पॉलिटी से चालू हुआ है तो उसके लिए देखो कॉन्फिडेंस बन जाता है, मेन चीज़ कॉन्फिडेंस का है। अगर एग्जाम की शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि यस कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम बहुत अच्छा है, हम इसको कर सकते हैं आराम से, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक चीज़ होती है ओवर एक्साइटमेंट या नर्वसनेस। तो जो जिनको मतलब पॉलिटी पहले मिल गया और वो अगर ओवर एक्साइटेड हो गए तो वो गलती कर जाते हैं। कुछ लोग को साइंस एंड टेक वगैरह और ये एनवायरनमेंट वगैरह थोड़ा पहले मिल गए तो वो नर्वसनेस में चले जाते हैं, उस वजह से गलती हो जाती है। तो दोनों ही चीज़ों में दिक्कत है, दोनों ही चीज़ों में बैलेंस कैसे बनाता है एक एस्पिरेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको बोलते हैं एग्जाम हॉल मैनेजमेंट। एग्जाम हॉल प्रेशर को मैनेजमेंट की ही बात है, बड़ी बात है। और अगर हम बात करें वेदर फैक्टर, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है मई में, तो वो हमारे लिए वेदर फैक्टर रहता है कि अब जैसे मान लो सीसेट हुआ 2:30 से 4 के बीच में, उस टाइम जो गर्मी होती है ना, वो जो पीक होता है वो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत देता है। ठीक है, अगर हम बात करें देखो क्या होता है, एक क्या है, जैसे अभी एग्जाम खत्म हुआ हमारा तो लगातार आप देखें बाढ़ पे बाढ़ आ चुकी है, आंसर की, ये देखो आंसर की वीडियोस, ये देखो। अरे कितनी हिम्मत चाहिए रहती है पता, उनको पता ही नहीं है कि एक एस्पिरेंट को जो इतनी मेहनत करके गया हुआ है और वो जब अपनी आंसर की मिलाने बैठता है ना, तो उस टाइम अगर उससे जो गलत होते जा रहे हैं ना, तो वो क्या माइंडसेट चलता था वो बहुत बड़ी चीज़ है। और आंसर की देखना, और आंसर की तो आज क्रेडिबिलिटी क्या, यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो इनकी तो क्या ही क्रेडिबिलिटी है, तो उनके पीछे ज़्यादा भागना नहीं है। अपने आप को आसानी से जितना हो सके एक की आंसर की देख लो, 1 से मिला लो, 2 से मिला लो ज़्यादा से ज़्यादा, और मिला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अपने फ्यूचर को डिसाइड करो कि क्या करना है आगे। अब देखो इस वाले एग्जाम हॉल की बात करें तो
एक तो एलिमिनेशन यहाँ पर वर्क किया है इस बार वर्क किया है, जैसे 2024 में वर्क किया था, यहाँ पे भी वर्क किया है। इस वाले एग्जाम में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर पैटर्न में चेंज हुआ, बाकी यूपीएससी ने 2024 का पैटर्न यहाँ पर अप्लाई किया है, वही थोड़ा फॉलो किया है। कुछ क्वेश्चन थे जैसे जो तीन की जो टेबल्स बन के आती थी वो इस बार नहीं दी है वो, और इकोनॉमी में 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा पैटर्न चेंज किया, उसकी बात करेंगे। अब देखो क्या होता है, देखो एक तो कोचिंग वालों से सावधान रहे, जो कोचिंग वाले जो एनालिसिस करके दे रहे हैं और एक जो रियल एग्जाम हॉल में जो स्टूडेंट बैठा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो उनके एनालिसिस से अपने आप को जज मत करिएगा। तो एग्जाम हॉल के भी काफी सारे टेंट्रम्स होते हैं कि यहाँ साइन करो वहाँ साइन करो, आपका फोटो सही नहीं है, या आपकी फोटो सही दिखी नहीं है, या आप आधार कार्ड नहीं लेके आपको प्रिंटेड लेके आना चाहिए, टेंट्रम्स बहुत होते हैं। इन सब टेंट्रम्स से बच के एस्पिरेंट एग्जाम देता है और उससे आशा की जाती है कि आप मतलब शांत दिमाग से एग्जाम दीजिए, खुश होकर एग्जाम दीजिए, प्रेशर आपको नहीं लेना है। तो वो पॉसिबल नहीं होता है, प्रेशर वहाँ पे आता है, नर्वसनेस वहाँ पे आती है। अगर आपके क्वेश्चन आपको ऐसे मिलके 3-4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलके लगातार सही हो रहे तो ओवर एक्साइटमेंट भी आती है। ये रियल एग्जाम हॉल प्रेशर है, 2026 में देने वाले हैं, वो ध्यान रख लें। ये एग्जाम हॉल प्रेशर ही आपको या तो एग्जाम से बाहर करेगा, अगर आपने इसका मैनेजमेंट कर लिया यही आपको अंदर करेगा। तो थोड़ा चलते हैं, बात करते हैं पैटर्न के बारे में सीधा। तो ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो ओवरऑल एग्जाम मॉडरेट से टफ रहा है, इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं लेकिन एग्जाम इजी नहीं है, मॉडरेट से हार्ड की तरफ है। तो कट ऑफ में ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आगे बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। लेकिन एग्जाम जो पैटर्न रहा है वो मॉडरेट से हार्ड है। तो चलते हैं अंदर बात करते हैं। देखो एग्जाम के पैटर्न की अगर बात करें तो देखो इस बार 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फिर से आए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पेयर वाले क्वेश्चन भी आए कि 1 पेयर 2 पेयर वाले क्वेश्चन भी आए हैं, और 1 2 3 वाले क्वेश्चन है, हमने मिक्स यहाँ पर यूपीएससी ने रखा है। और 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, और वो जो टेबल्स बनती थी वो यहाँ पर हटा दिए हैं। टेबल्स वाले क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आए, कोई बड़ी बात नहीं है वो। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी ड्यूएबल है, लेकिन फिर भी हम इसको कहेंगे ईजी टू मॉडरेट के में लेके चलेंगे, या फिर आप कह सकते हैं ईजी अगर अपन हटा दें तो यहाँ पर मॉडरेट लेवल है। कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगते हैं क्योंकि पॉलिटी क्या होता है, दिखने में इजी लगता है लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यहाँ पर टफ होते हैं। तो पॉलिटी ड्यूएबल है, 2024 का ही पैटर्न यहाँ पर फॉलो करा है। तो 24 की पैटर्न की अगर ओवरऑल बात करें, कंपेयर करें तो वहाँ पर ड्यूएबल है, पॉलिटी हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन की बात हम नीचे करें डिटेल में, कैसे क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिक्कत कर सकते हैं। तो पॉलिटी का जो क्वेश्चन है ड्यूएबल थे। हिस्ट्री की बात करें, सबसे अच्छी बात मुझे लगी इस बार की कि हम थैंक यू बोलेंगे इसके लिए यूपीएससी को कि उसने काफ़ी दिनों के बाद या काफ़ी सालों के बाद उसने मतलब ऐसी ड्यूएबल हिस्ट्री पूछी है कि यहाँ पर क्वेश्चन अगर 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दें तो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है वो ड्यूएबल है। नीचे बात भी करेंगे टफ क्वेश्चन कौन से हैं उनकी बात भी करेंगे। तो इजी टू मॉडरेट हम इनको बोल सकते हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चन अभी भी यहाँ पर हार्ड है। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है हिस्ट्री। और पॉलिटी बोलेंगे तो पॉलिटी हमेशा मॉडरेट आती है। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन टफ मिलेंगे आपको, कुछ क्वेश्चन होते हैं दिमाग लगाने वाले होते हैं। लक्ष्मीकांत से काफी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं तो कोई दिक्कत ऐसी बात हमको लगी नहीं, पॉलिटी में भी और हिस्ट्री में भी। ये अच्छी बात है क्योंकि जहाँ साइंस से टेक एनवायरमेंट ने यहाँ पर जो क्वेश्चन टफ पूछे हैं उनको थोड़ा सा रिकवर करने का काम यहाँ से पॉलिटी से हमारा हो सकता है। अगर बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमी में कौन से पूछने का थोड़ा नया तरीका उन्होंने अपनाया है इस बार, कॉन्सेप्ट पूछने का नया तरीका है। कैसे, देखो अभी हम क्वेश्चन नीचे की बात करेंगे तो इकोनॉमी को लेकर चलते हैं क्या। देखो इकोनॉमी मॉडरेट से हार्ड है, इकोनॉमी जो है हमारी मॉडरेट से हार्ड है, ठीक है। इकोनॉमी मॉडरेट से हार्ड है। और जो अभी डिनर पीटेंगे कि पेपर बहुत ईजी आया है, पेपर बहुत ईजी आया है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। जो एग्जाम में बैठा हुआ जो स्टूडेंट है उसको पता है कैसा एग्जाम आया है, और पेपर जो है वो मॉडरेट से हार्ड के बीच में है। और कट ऑफ की बात करेंगे एंड में, कट ऑफ की जरूर बात करेंगे, कट ऑफ क्या रह सकती है, कोई दिक्कत वाली बात है एंड में बात करेंगे, लेकिन पहले एग्जाम को समझ लेते हैं। देखो साइंस एंड टेक टफ है, कैसे टफ है भी बात करेंगे नीचे। साइंस एंड टफ आया है, बिल्कुल टफ आया है। एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट भी टफ है। देखो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप कॉमन सेंस लगाते हैं या फिर एलिमिनेशन लगाते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आप चाहें कि मैं केवल पढ़ के या कोई किताब पढ़ के इन क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। तुक्के फेंकेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम इनको टफ की कैटेगरी में मानेंगे तो ये टफ हम मान सकते हैं इनको, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो मॉडरेट है ज्योग्राफी। मैपिंग की भी बात करें तो मॉडरेट है। मैपिंग के कुछ क्वेश्चन टफ है यहाँ पर मान के चल सकते हैं हम, लेकिन ज्योग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब मॉडरेट है, अच्छी तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। और एनसीईआरटी की यहाँ पर सुप्रीमेसी रहती है हमेशा, चाहे वो हिस्ट्री हो। इस बार की जो क्वेश्चन हिस्ट्री के एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से, और जो ज्योग्राफी है वो भी हम एनसीईआरटी के थ्रू यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो रिसोर्स का मैपिंग है, रिसोर्स मैपिंग का जो एक वीडियो में सेपरेट लेके आऊँगा, जैसे प्रैक्टिस सर लेके आए थे, इस बार भी लेके आएंगे, इससे आपको फुल पता चल जाएगा करंट अफेयर कहाँ से आया है, रिसोर्स कहाँ से आई है, तो वो सब उन सब की भी हम बात करेंगे। मैपिंग की अगर बात करें मॉडरेट में बात कर लिए। करंट की बात करें, करंट यहाँ पर टफ है। करंट देखो हर साल टफ आता है, जैसे चेस ओलंपियाड पर, जैसे जो चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में पूछा उसका एक स्टेटमेंट ठीक है, डिगोकिस वाला ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो स्टेटमेंट है उसके बारे में नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चन ये टफ हम मान सकते हैं, क्योंकि जहां आपको एकदम से क्लैरिटी नहीं आ पा रही है तो वो क्वेश्चन हम टफ मान के चलेंगे। तो
अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक टफ है, इकोनॉमी टफ है, मतलब साइंस एंड टेक टफ है, एनवायरमेंट टफ है और करंट अफेयर टफ है। ठीक है, तो ये एक जनरल अप्रोच बता रहा हूँ, जो जनरल एक्सपीरियंट है, जो एवरेज एक्सपीरियंट है, जिससे कट ऑफ डिसाइड होती है, वो जो माइंडसेट लेके चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जो हाई फाई है तो उनके 123 होते 20 सारे, तो उनसे मतलब नहीं हमको। जो एवरेज की बात कर रहे हैं, जिनके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ डिसाइड होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पता लगा लिया। अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ पर टफ पूछे हैं। हालांकि पेपर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ पूछ लिया हो, लेकिन मॉडरेट से टफ हम ओवरऑल पेपर को कह सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, ये थोड़ा सा लीक सेटर क्वेश्चन है। डायरेक्टर ईडी के बारे में पूछा, हालांकि ईडी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो हमें पता होना चाहिए कि किस विंग के थ्रू ये काम करता है या फिर किस डिपार्टमेंट के अंदर वो आता है। तो ये आपको डिपार्टमेंट पता होना चाहिए था। सम ऑफ इट्स फंक्शन आपको यहाँ पर पता होने चाहिए थी। तो एनफोर्समेंट ऑफ द फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट, आपको ये यहाँ पर देखो कितनी क्लैरिटी चाहिए इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन क्यों ज्यादा टफ बन जाता है, इसके ऑप्शन देखो। आप इनमें से किसी एक को एलिमिनेट कर भी लोगे तो लेकिन आप आंसर पर फिर भी नहीं पहुंचोगे, तो इसको हम टफ बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में तुक्के भेड़ना या फिर मनगढ़ंत किसी भी टाइप का कोई लगाना, तो मतलब लॉजिक लगाना, तो वो यहाँ पर काम नहीं करता है, वो आप माइनस में लेके जाओगे अपने क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चन जो 1 पेयर वाले पूछे हुए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन है जहां आपको हवा नहीं लग रही है या फिर आपको पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, उन क्वेश्चंस में यहाँ पर अटेम्प्ट करना आपको नेगेटिव के अंदर ले जा सकता है। हालांकि कुछ लोग करेंगे इनको अटेम्प्ट, कोई बात नहीं, लेकिन अटेम्प्ट इनको ऐसा करना तो यहाँ पर नेगेटिव में ले जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, प्रथम गंधर्व विद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विद्युत दिगंबर पुलिस द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, और इस मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन कोई हवा नहीं लगती किसी को भी। तो कह सकते हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सही आए हैं, कुछ क्वेश्चन में अभी भी दिक्कत है, यानी कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल टफ है, इनको आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। इन क्वेश्चंस में आपके द्वारा लगाया गया तुक्का आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ रीच करेगा। और मैं अपना ही एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब माइनर एक क्वेश्चन से मेरा सिलेक्शन रुका है, तो आपको ऐसे नहीं गलती करनी है जो आपको पीछे पछताने में मजबूर करे। तो ऐसे जो नेगेटिव मार्किंग, आपको जबरदस्ती नेगेटिव मार्किंग दे, उन क्वेश्चन से बचें हमेशा। तो ये एक टफ क्वेश्चन यहाँ पे मान के चल सकते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में ईसा पूर्व संदर्भ में जैसे प्रादेश, इसी तरह अश्मक है, कम्बोज है, अवंती है, कौशल है। हालांकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इनको टफ बनाता है ये ऑप्शंस इसको टफ बनाते हैं। जब 1 पेयर है, 2 पेयर है, 3 पेयर है, सभी है। अगर आपको इनमें से 2 पता है, 2 नहीं पता है, आप क्लियर नहीं है पूरी तरीके से, आप इसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखो कितने क्वेश्चन आप याद कर लो गोदावरी पे से, यहाँ पर दिमाग लगाया जा सकता है अगर आप दिमाग लगाना चाहें, लेकिन पूरी तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहें कि मैं एलिमिनेशन करके सिस्टम बैठा दूँ, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में नहीं चलता है, क्योंकि 1 पेयर 2 पेयर वाले में एलिमिनेशन उतना वर्क नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो हमें ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, इनमें जबरदस्ती अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक एवरेज अटेम्प्ट इस एग्जाम का क्या हो सकता है वो भी हम बात करेंगे। और देखो अब चलते हैं, और देखो ये मैपिंग का क्वेश्चन आता है कि लेक टांगने का, लेक टोनलेसैव या पार्टोस लगून थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास, इक्वेटर कौन कौन सी पास करती हैं। आपको ये पता होगा, लेक टांगने के बारे में आपको पता हो सकता है, लेकिन ये जो लेक है ये दिक्कत देती हैं। तो ये वही फिर अगेन आप ऊपर से थोड़ा एलिमिनेशन लगाने की कोशिश भी करें, लेकिन ये ऑप्शंस आपको एलिमिनेशन लगाने देंगे नहीं, आपकी ऐसी तैसी कर देंगे, आपको नेगेटिव में ले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन से बचें, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब नहीं है। मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन बताऊं जो बहुत ज्यादा टफ हैं, मतलब टफ हैं। जैसे क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अभी इजी पेपर आया, अभी मैंने देखा था जैसे हमने कल देखा कि कई सारी जो क्वेश्चन वाले बता रहे थे कि भाई इजी है, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है, तो उनकी ज्यादा सुनने वाली बात नहीं है। पेपर हमारा हमेशा मॉडरेट टू हार्ड रहता है, कभी भी इजी पेपर नहीं आता, नहीं तो आपकी कट ऑफ जाती 100 120 क्यों 80 85 86 रहती है। तो ऐसी बात नहीं है, हमेशा मॉडरेट से हार्ड रहता है पेपर। हमने जैसे मैंने पिछले साल भी दिया था, पिछले साल भी बताया था कि 80 से 90 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है, तो कट ऑफ हो गई थी और हमने अपना लगाया था, लेकिन कुछ पता नहीं यूपीएससी आंसर की में दिक्कत आई। आंसर की में बात करेंगे, आंसर के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यूपीएससी पता नहीं क्या ही करता है ये, उनके बच्चा मतलब 1-2 क्वेश्चन मेरे सही हो जाता तो आराम से क्लियर हो जाता, 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, 2 क्वेश्चन उन्होंने गलत छाप दिए। तो ये देखो भागी की बात है, खैर कोई बात नहीं। तो ये हार्ड है, ऐसे क्वेश्चन से बचें, तो कब बैठने से कोई मतलब नहीं है, ये भी हार्ड है। और देखो अब ये देखो 3 स्टेटमेंट वाले ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हालांकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है ऑप्शंस को पहचानने में। जैसे आप इसके ऑप्शंस देखो कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन 1, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, नीदर स्टेटमेंट 2 और नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। मतलब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाते हैं हम, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, ये ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है इनमें कि भैया
कहना क्या चाह रहा है भैया, क्या कहना चाहते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि स्टडीज इंडिकेटेड दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 1% ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन। मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहने की बात करेंगे 5% ज़्यादा करता है भाई, 5% ज़्यादा करता है, वो कोई दिक्कत क्या है। सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्सड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, ठीक है। लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग सिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट, यानी कि कितना डीप चला गया है। आपको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की पूरी आपको क्रियाविधि पता होना चाहिए कि पहले क्या मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है। देखना डीपनेस, क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं लेकिन है टफ, और स्टेटमेंट मतलब जो ऑप्शन है फिर उनको और टफ बना देते हैं। यानी कि पहला तो मतलब पहले तो करेला है, ऊपर से नीम चढ़ा है, तो यानी कि पहले तो ऑलरेडी कंफ्यूजिंग वाले वो हैं, ऊपर से ये क्या करते हैं कि हमारे को ऑप्शन ऐसे देते हैं कि ला भाई करके दिखा सोल्व। अब देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड रॉक, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as a quite impermeable or least permeable rock. Chalk is porous and hence can absorb water, और 3 देर का clay is not at all porous है। समझ रहे हैं कि पोरस में आप घूम जाए, पोरस क्या, पोरस नहीं पोरस, मतलब उस प्रेशर में आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाने में मजबूर करता है, क्योंकि पेपर था लेंदी पेपर में क्या होता है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत पड़ता है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो माइंड कंफ्यूज होता है कि पहले क्या था भाई, पहले क्या पढ़ा है मैंने, फिर क्या हुआ है, तो वो वहाँ पर दिक्कत दे जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आप इनको सॉल्व करिए हमेशा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि ये कन्फ्यूजिंग वाले हैं, मतलब ये टफ क्वेश्चन है, ये आपके जो है उनको नेगेटिव में ला सकते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अगर आपको थोड़ा भी पता है तो इनमें से आपको किसी का भी दिमाग बैठ रहा है तो आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने चाहिए। अब देखो आगे चलो, रिगार्डिंग पीकॉक 10 टूल, देखो ये क्या क्वेश्चन है, एनवायरमेंट में यूपीएससी का। देखो एनवायरमेंट में यूपीएससी हमेशा पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चन देता है। ऐसे ये पूछ लेगा पीकॉक 10 टूल, हो सकता है इसे करंट वगैरह में हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को रिमेंबर करवाना, मतलब ऐसे जो कंटेंट है, ऐसे जो हमारे उनको कैसे हम रिमेंबर कर, मतलब कैसे रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम के अंदर, ये बड़ी बात है। कि भाई ऐसे पहले भी पूछा था, इससे पहले गिलहरी के ऊपर पूछ चुके हैं ये कि ओमनिवोरस है कि नहीं है, नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया, इट इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट कैन आर्बोरियल स्पीच। माने आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज यहाँ पे चाहिए। हालांकि इसके ऑप्शन सही है, ऑप्शंस में आप यहाँ पर दिमाग लगा के इसको एलिमिनेट वगैरह करके आप सॉल्व जरूर करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का दिमाग को आपके टाइम को खाते हैं, ये आपके टाइम को खा जाएंगे, यार मैं सॉल्व करूँ नहीं करूँ। और क्योंकि आगे बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन आपको बड़े मिलेंगे, उनमें दिमाग लगाने वाली आपको चीज़ मिलेगी, क्योंकि पेपर लेंदी है, टाइम खाता है। अब देखो ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंशियल हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। देखो ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसी चीज़ों को रिकॉल कर पाना बहुत बड़ी चीज़ है। आप कितनी सारी रिपोर्ट पढ़ते हैं, उन रिपोर्ट में एक रिपोर्ट को पढ़ना और उस रिपोर्ट को कौन लॉन्च कर रहा है, और बहुत ज़्यादा फेमस रिपोर्ट नहीं होना, वो यहाँ पर हमारे को एक दिक्कत दे जाती है, प्रेशर क्रिएट कर देती है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना चाहिए, ऐसे कंटेंट के भी पीछे नहीं भागना चाहिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है तो कर दो, नहीं तो छोड़ो, इसकी तुक्का मत भेड़ो जबरदस्ती यहाँ पर। मतलब इसके पे ये क्वेश्चन होते हैं जिनको स्किप करना चाहिए एक्चुअली, अगर आपको आता है तो करो, इनमें तुक्का मत भेड़ो, यार एडी भी हो सकता है, यार एशियन के एडी भी हो सकता है, नहीं IBRD भी हो सकता है। तो यहाँ पर दिमाग मत लगाओ, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, आता है तो करो, नहीं आता मत करो। लेकिन इतना दिमाग चला पाना एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत देता है, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है कि यार अगर नहीं हो तो क्या होगा, अगर हो गया तो ये करेंगे, नहीं हो तो फिर क्या करना है। मतलब उस टाइम दिमाग पता नहीं कहाँ से घूम जाता है यार। खैर चलो आगे आओ, देखो ये देखो, कसावा, जिंजर, मलावर, स्पिंच, मिंट, पपाया, क्या है डिस्क्रिप्शन बताओ उनके बारे में। तो ये आपको कोर, ये मतलब ये बायोलॉजी होगी। यूपीएससी का थोड़ा देखो जनरल साइंस के क्वेश्चन अब थोड़े से ज़्यादा पूछने लग गया है, साइंस से क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये जो जनरल साइंस वाले क्वेश्चन हैं इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, आर्ट्स वालों को भी दिक्कत आती है, और जो इंजीनियरिंग वाले उनको भी दिक्कत आती है। जो बायोलॉजी पढ़ चुके हैं उनको दिक्कत नहीं आती, लेकिन उनके लिए भी दिक्कत है, भैया क्या कसावा क्या है, वुडी श्रव है या नहीं, जिंजर क्या है, हर्ब विद सूडो स्टेम है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, और ये जो मतलब ऊपर ऑलरेडी वो तो करेला है ही, ये और नीम चढ़ा देते हैं ऐसे क्वेश्चन कि भैया ला करके दिखा सॉल्व। तो ये परेशान वाले क्वेश्चन हैं, इनसे परेशान नहीं होने का है। देखो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी डालता है कि वो आपको एक प्रेशर में क्रिएट करे आपके ऊपर कि भाई इतने टफ क्वेश्चन ऐसे कैसे होगा, हमारा तो होगा ही नहीं। आप वहाँ पर थोड़ा डल फील करो, आप नर्वस हो जाओ, तो यूपीएससी जबरदस्ती करके ऐसे क्वेश्चन डालता है कि आपको पागल बना दे कि ये कर दे। तो आपके टाइम को खाने की कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं गंवाना है। इन क्वेश्चन को छोड़ के या अगर करना है तो अक्कड़ बक्कड़ कर दो, बाकी भाड़ में जाने दो। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है कि
हाउ मैनी ऑफ अबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। अब आजकल क्या बहुत ज़्यादा चल रही है न्यूज़ में, ये इलेक्ट्रिक ईवीज बहुत ज़्यादा आ रही है, नई नई ईवीज आ रही हैं, स्मार्ट हाइब्रिड आ रही हैं, और उसके बाद अगर बात करें हाइड्रोजन सेल वाली आ रही हैं। तो बता दो भैया कौन सी पावर ट्रेन है, नहीं है, फुल बैटरी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन पहली बात आपके कंटेंट में कहीं नहीं होती हैं ऐसी चीज़ें, और ऐसी चीज़ें कंटेंट में बहुत कम मिलती हैं। ये सब चीज़ें कॉमन सेंस वाली हैं। यूपीएससी ने मतलब कॉमन सेंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको बोले, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे ड्रोन के ऊपर पूछा, जैसे कि सभी ड्रोन उड़ सकते हैं नहीं उड़ सकते हैं, और काफ़ी देखो अगर हम बात करें कॉमन सेंस अच्छी बात है, घर बैठ के बोलना से ठीक है कॉमन सेंस, लेकिन हम बात करना बहुत ईजी है कि बहुत कॉमन सेंस लगता है यूपीएससी में, हर एक क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगता है, लेकिन सब जानते हैं कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, हर एक किसी के पास वो कॉमन सेंस नहीं होता है। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो कॉमन सेंस आप अपने डेवलप कर सकते हैं। यूपीएससी वाले कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको किसी कंटेंट में नहीं मिलेंगे, वो आपके कॉमन सेंस से सॉल्व होंगे, लेकिन आपको जो कॉमन सेंस है वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग मैप होना चाहिए, आपको सिंक होना चाहिए कि ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन नहीं, पहचानने में दिक्कत हो जाती है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन वही है, कॉमन सेंस लगाने का है। देखो फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइड्रोजन फुल सेल अगर हो गया ठीक है, ऊपर से क्या होता है ये देखो, ये दिक्कत दे देते हैं। तो ये यहाँ पर दिक्कत वाली बातें हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ये हार्ड है, क्या मैंने बताया था, एनवायरनमेंट हार्ड पूछा है, साइंस एंड अखाड़ा है, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ओवरऑल क्वेश्चन देखो, ये देखो केमिकल सब्सटेंस जनरली नोन एज Cl20 HMX LLM105 व्हिच आर समटाइम टॉक्ड अबाउट इन मीडिया में इनके बारे में बात होती है। ये क्या है, ये यूपीएससी का फिक्स पैटर्न है, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछता है। किसी भी चीज़ से कोई नाम दे देगा, ये बताओ स्पीसीज है, बंदर है, क्या है ये कोई कार्बन एमिशन का सब्सटेंस है, क्या है ये, इनमें से पूछ लेगा। ये उसका फिक्स पैटर्न है, आता है ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नेगेटिव मत कराओ उनके चक्कर में। अब ये देखो ये क्वेश्चन पूछा थोड़ा सा डिफरेंट, ये डिफरेंट पैटर्न है, इस पैटर्न को डिफरेंट समझ सकते हैं। देखो क्या पूछा, अरुणाचल प्रदेश एक केले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहली बात एनवायरनमेंट आपको पता होना चाहिए, दूसरी बात आपको इसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए कि इसकी जो कैपिटल है वो किसी फोर्ट के ऊपर है। अरुणाचल प्रदेश का फोर्ट का आपको पता होना चाहिए। नागालैंड की बात करें, यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया, ये आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है या फिर जो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया उस वहाँ से आता था, ये पता होना चाहिए था। त्रिपुरा की बात करें, प्रारंभ में यह भाग पार्ट सी में था, फिर 1956 में राज्यों को पुनर्गठन पर केंद्र शासित राज्य बना और बाद में इसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। तो ये हिस्ट्री हमको पता होना चाहिए। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से काफ़ी टाइम पहले से बहुत टाइम से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन इस बार पूछा है, और पूछा भी तो बढ़िया स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा है। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी हमें समझने वाली बात। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो क्या होता है, अगर आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में नहीं पता है, अगर आपको त्रिपुरा की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो कोई आप समझ रहे हैं कितनी हार्डनेस है पेपर की, ये देखो ठीक है। ये और दिक्कत दे देते हैं कि करके दिखा सॉल्व, इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसे बता, मतलब 20 से क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ जो आपको नेगेटिव में डाल सकते हैं, यहाँ पर आपके जो स्कोर है उसको कम कर सकते हैं, आपको कट ऑफ में लाने से रोक सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं ये। अब ये देखो राष्ट्रीय ऑटोमेटिव बोर्ड किस मंत्रालय के तहत आता है। ये पहले पूछता था कि एक के बारे में पूछेगा या किसी स्टेटमेंट में डाल देगा, जिससे हम क्या करें एलिमिनेट कर पाएंगे। अब बताओ क्वेयर बोर्ड इसके अंदर आता है क्वेयर बोर्ड, तो ये गलत हो गया। और राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र किसके अंदर आता है, अगर ये नहीं पता है और आपको ये पता है ऑटोमेटिक बोर्ड किसके अंदर आता है, ये नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। ऑटोमेटिक क्या इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री उसके अंदर का आता है, या फिर वाणिज्य मिनिस्ट्री उसके अंदर का आता है, तो वो देखो फिर ये वाली दिक्कत है। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर आप बहुत से क्या करते हैं सॉल्व कर देंगे 90 मतलब 100 सॉल्व पूरे 95 में सॉल्व करके आ जाएंगे तो नेगेटिव में चले जाते हैं। मान लो आपकी 40 में नेगेटिव में चलेगी तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, हमको हमेशा चलना है ध्यान से, दिमाग लगा के चलना है, कौन से नेगेटिव है कौन से स्किप करने हैं। इस वाले पेपर में आपको कम से कम 15 से 12 से 15 ऐसे क्वेश्चन जो आपको स्किप करने चाहिए थे। मतलब इस क्वेश्चन पेपर का एवरेज जो ढंग का हम मान सकते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, ऑलमोस्ट आपको 80 से 85 के बीच में अटेम्प्ट करने चाहिए थे क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो वो बात अलग है, वो आपको नेगेटिव में ले जा सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। और इससे कम करें, मतलब 60 ही आपने अटेम्प्ट किए हैं या फिर 55 अटेम्प्ट किए हैं और 65 अटेम्प्ट किए हैं तो दिक्कत है भैया। आपको फिर ये हैंगिंग मतलब आपको टांग देता है बीच में कि आप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और ये जो सिचुएशन है बहुत बेकार है, जहां आपको लगभग 20 दिन ऐसा लगता रहेगा होगा नहीं होगा, लगातार वीडियो देखते रहोगे यार क्या करें क्या नहीं करें, वो बहुत बड़ी दिक्कत दे देता है आपके लिए जब आप बीच में रह जाते हैं। या तो यार है तो नहीं है, मतलब हमारे 20-30 मतलब मान लो 50 नंबर आ रहे हैं तो नहीं हो रहा, हम अपने बी पे काम करेंगे, प्लान बी पे काम करेंगे, या फिर 26 की तैयारी करेंगे मेंस की, उस हिसाब से हम प्रिपरेशन अपने एक टाइम टेबल बनाएंगे। ये 20 में फंसते हैं कि मतलब एक नंबर से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो क्या करें, मेंस की तैयारी करें नहीं करें, वो दिमाग खराब करता है। 20 एक दिन तक जब तक रिजल्ट नहीं आता तब आपकी ऐसी तैसी कर देता है। चलो उसकी बात करेंगे अभी आगे।
अच्छा ये क्वेश्चन है, कच्चे तेल का उत्पादन जैसे उपयुक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमों नियमित किए जाते हैं? ये फिर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मतलब कौन पढ़ेगा कि भाई पेट्रोलियम के अंदर कौन, पेट्रोलियम जो बोर्ड है वो कौन कौन सी चीज को लेके चलता है नहीं चलता है, ऊपर से फिर ये वाले, तो ये हार्ड है भैया, हार्ड है ये हार्ड है, नहीं कर सकते आप इसको सॉल्व अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा। मतलब कौन पढ़ता है, इतने अंदर नहीं जाते हैं भाई कोई भी, कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक जो बोर्ड है वो किस किस चीज को यहाँ पर संभालता है। अब तुम पढ़ भी लोगे एक दो बार, अब याद कैसे रखोगे? नहीं है भाई, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करो, या फिर रिस्क लें तो रिस्क लो, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फिर। अब ये देखो, ये नया पैटर्न था, ये इकोनॉमी का नया पैटर्न है। उसने आपसे पूछ लिया है प्राइमरी डेफिसिट का, प्राइमरी डेफिसिट को उसने पूछ लिया है आपसे कि भैया बता दे डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट बता दे हमको, लेकिन ऐसे मत बता क्या फॉर्मूला है, हम आपको पैसे दे रहे हैं, पैसे घटा घटू के बता, मतलब न्यूमेरिकल करके बता, हमको मैथमेटिक्स लगा के बता क्या है। हालांकि था इनको ईजी मान सकते हैं, ये वाला ईजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो कुछ तो बेचारे डर के, अरे सीसेट, अरे जीएस में सीसेट, ये क्या कर दिए, अब तो वैसे ही सीसेट, जीएस में सीसेट, मतलब ऐसी बात नहीं है, मतलब इजी क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हो आराम से। अगर आपको पता है प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, उसकी आपको बेसिक नॉलेज है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको नहीं पता ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है तो दिक्कत हो जाएगी, घुस जाओगे अंदर। तो ये यूपीएससी ने नया दिमाग लगाया भाई, क्या क्या आदमी बैठे हैं, मतलब कुछ होते हैं जो केवल फैक्ट पूछते हैं, इसने पूछा कि फैक्ट भी पूछेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में पूछेंगे, आ जाए दिमाग लगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला थोड़ा सा टफ मान सकते हैं इसको, हालांकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मतलब इकोनॉमी में नया पैटर्न डालने की कोशिश करिए, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे के एग्जामों में मिल सकते हैं। 2026 का जो एग्जाम होगा इसमें आपको हो सकता है अभी 2 पूछे, 3 से 4 पूछ ले, 4 से 5 पूछ ले, कुछ नहीं कह सकते। अब ये देखो, ये फिक्स है इसका, 2024 या 23 में भी पूछा था कि पपीता, अनानास, अमरूद, वहाँ पहले पूछा था शायद, क्या पूछा था कि रेड सेंडर्स बता दो, रेड सेंडर यानी कि मतलब चंदन वगैरह के बारे में पूछा था कि, और काजू पूछा था कि ये कौन लेके आए थे इनको, पुर्तगाल उधर क्या लेके आए थे। अब ये दिक्कत ये कर देते हैं, उनको पता है पपीता, अनानास, अमरूद कौन लेके आया था पता ही नहीं है, ये टफ क्वेश्चन है। अब देखो, ये देखो, Andrea and Siberia and the Nome in the Alaska are the few kilometers from each other. But when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. When it is Monday in Andrea, it is Tuesday in none. अब बताओ भैया, क्या सही है क्या गलत है? देख रहे हैं ना, इनोवेशन देख रहे हैं यूपीएससी का। तो ये हार्ड भैया, ऐसे क्वेश्चन में हाथ मत लगाओ, दिक्कत हो जाएगी, छोड़ो इनको। अब ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक दिवस, आपको इनमें से कि एक पता हो सकता है, 2 पता हो सकता है, लेकिन किसी को चारों नहीं पता हो सकता, जी मैं गारंटी दे रहा हूँ। महिला कृषक दिवस पता हो सकता है, नहीं पता हो सकता। सतत और समुत्थान पर्यटन वर्ष आपको पता हो सकता है आपको पता हो। अंतर्राष्ट्रीय शांति विश्वास वर्ष पता हो सकता है, पता हो भाई, पता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह जागरूकता और गृह रक्षा, देख रहे हैं, डीप देख रहे हैं, डीप बता दे। फिर ये नीम चढ़ा करेला, टफ नहीं कर सकते भैया, इनको नहीं कर सकते, आपको नेगेटिव देके जाएंगे, ये आपके अंदर घुस के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से बचो। अब आगे देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एनेक्टेड द नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। ये हमको हो सकता है करंट वगैरह में से हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी यूपीएससी की है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न फॉलो करता है यूपीएससी कि भैया ऐसे बता दो, कोई फेमस चल रहा हो या फेमस नहीं हो, हम तो तब भी पूछेंगे। ऐसे भी पीछे देखो, पीछे देख के आए थे कि भैया ये बता दो, क्या 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 बता दो, ये बता दो, ये से भी, हाँ ये वाला कि ये किसने जारी किया है। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ये उसकी फितरत है भैया कि दिखाओ, सॉल्व करके दिखाओ। अब ये देखो, गांधी शांति पुरस्कार के बारे में पूछा है, लेकिन उसकी ज्यूरी पूछ लिया, बताओ ज्यूरी के बारे में बताओ, ज्यूरी में कौन कौन बैठता है। अब देखो, गांधी शांति पुरस्कार पढ़ के जाते हैं किस किस को मिला है, क्या हुआ है, गांधी पीस, लेकिन ज्यूरी के बारे में पता होना और उसको ध्यान से पढ़ना कि ज्यूरी भी पूछी जा सकती है, ये दिक्कत वाली बात है। अब सब पढ़ लेंगे 2026 के लिए, सब ज्यूरी उसको रट डालेंगे, लेकिन इस टाइम आपको पता था कि नहीं बताता, क्या पता 26 में पूछे नहीं पूछे, वो दिक्कत है। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। ये स्पोर्ट्स से पूछ रहा है आजकल, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने लगे भैया, ये खो खो वर्ल्ड कप के, क्योंकि फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप था, हो सकता है मतलब इंपॉर्टेंट था, पूछ सकता था, पढ़ के जाते हैं। लेकिन ये देखो, इंडियन मैन बीट नेपाल विद अ स्कोर ऑफ 78-40 इन द फाइनल टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन मैन कैटेगरी। ये लेवल पता है किसका है? ये स्टेट पीसीएस का लेवल है, जो स्कोर पूछ के स्कोर देता है, फिर पूछता है सही है कि नहीं, ये बता भैया कि स्कोर आया, ये नहीं स्कोर देख। अब यूपीएससी तो देखो स्कोर उसने सही ही दिया होगा, ये थोड़ा एलिमिनेशन वाली काम है, ये कॉमन सेंस वाली काम है, हो सकता है, लेकिन वो आपसे पूछेगा नेपाल को आया था, किसको आया था। फिर पूछ लिया वुमन ने किसको बीट किया, ऐसे बीट किया।
अब ये दिक्कत है भैया। अब मान लीजिए फैक्ट वाले यहाँ पे ट्रिक काम कर जाती है, आपको नहीं पता, आपने लगाया कि 78 से नहीं आ रहा, हटाओ हटाओ, ये लगाओ। कुछ होते हैं भाई रिस्क लेने वाली चीज़ है, देखो सॉल्व नहीं करना, अगर आपको नहीं पता सॉल्व नहीं करना चाहिए आइडियली आपको, लेकिन क्या करें भाई रिस्क लेना है तो इसको उठाएंगे हटा। तो हालांकि ये टफ क्वेश्चन है और स्टेट पीसीएस का लेवल है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी को नहीं पूछने चाहिए। पूछ रहा है तो ये ऐसे पूछ ले किसने जीता है किसने हारा है, ये पॉइंट देके नहीं पूछना चाहिए, अपना लेवल लो करने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये पता था डी गुकेश वाला क्वेश्चन आने वाला है, करंट अफेयर में काफी था, और ये भी पता था उसने किसको हराया है, ठीक है। तो ये सबने हराया है, लेकिन अभिमन्यु मिश्रा के बारे में कितनों को पता था, ये सबसे बड़ी बात है। अभिमन्यु मिश्रा के बारे में पता होना बड़ी बात है, आपको नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तुक्का फेंकेंगे, बहुत से लोग ये लगा के आएंगे, लेकिन हो सकता है सही हो नहीं हो, आंसर के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन ये दिक्कत आपको दे जाता, ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं। तो देखो लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन मैंने बताया आपको जो टफ है, ठीक है। इनमें आइडियली आपको छोड़ के आने चाहिए थे, मतलब 15 क्वेश्चन आपको छोड़ के आने चाहिए थे, उनमें ज़्यादा तुक्केबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ओवर अटेम्प्ट आपको हमेशा परेशानी देते हैं, 92, 95, 100 तक जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं कि भाई पता नहीं होगा नहीं होगा, वो बात अलग है, लेकिन ये आपको दिक्कत देते हैं। तो इस आइडियल ये जो पेपर था इसमें आइडियल 85 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने चाहिए थे। और केवल यही नहीं है, ये तो मैंने कुछ छांटे हैं, आपको थोड़े और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, 25-30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ आपको हवा ही नहीं लगनी थी, या फिर हवा लगनी थी, कुछ क्वेश्चन जो उसके जो ऑप्शन जो सेट किए थे उनसे दिक्कत आनी थी। तो पेपर हार्ड हम मान के चल सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड है, जो इजी का डिनोरा पीट रहे उनकी ऐसी की तैसी, उनको कुछ नहीं पता है। तो आप एक जो रियल एग्जाम हॉल के बारे में, जो प्रेशर के बारे में, जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत बड़ी चीज होती है, वो आपको ऐसी वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ की बात करें तो अराउंड 85 ± 2 रह सकती है, क्योंकि वही लेवल है, 2024 वाला लेवल रहा है, तो 88, 87, 88 वहाँ गई है, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी टफ क्वेश्चन थोड़े और बढ़ गए हैं, या फिर थोड़ा सा मॉडरेट हार्ड की तरफ बढ़ गए हैं, हो सकता है 85 के आसपास आ जाए। तो 85 ± 2 आप लेके चाहिए, ±5 भी कर सकते हैं आप इसको, ±5 करो तो मतलब 80 से 90 के बीच में आप जहाँ सेटल डाउन कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं लेनी है। आप पहली बात देखो काउंट कैसे करें, अपने नंबर्स को काउंट करना है आपको, तो काउंट ऐसे करें, जितने भी आपके डाउट वाले क्वेश्चन हैं कि भैया ये सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उनको हटा दो, ठीक है, और आपके नेगेटिव जो है उनको हटा दो। उसके बाद डाउट वाले क्वेश्चन हटा दिए, नेगेटिव है वो हटा दिए, मतलब डाउट का मतलब होता है कि कोई आंसर की कोई बता रही है, कोई आंसर की बता रही है, उनको हटा दो, नेगेटिव वालों को हटा दो। उसके बाद आप अगर आपके आराम से 90 के आसपास या 50 के आसपास बन रहे हैं, तो आपको बिना सोचे समझे मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं है। मेंस में मुश्किल से आपको 2 महीने मिलने वाले हैं, और 2 महीने में कुछ नहीं हो पाता, आंसर राइटिंग ही ऐसी तैसी हो जाएगी 2 महीने में, तो ज़्यादा टाइम खराब मत करो। लेकिन दिक्कत उनको जो बीच में अटके हैं, 81 आ रहे हैं, 82 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, क्या करें, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। वो एक काम ये कर सकते हैं, अगर आपको प्लान बी वगैरह कोई है तो आप सोच लीजिए, आपको अगर 26 में अटेम्प्ट देना है तो सोच लीजिए, 26 में अटेम्प्ट नहीं देना है तो आपको वैसे तो चाहिए कि 20 दिन आप मेंस की प्रिपरेशन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर 26 में अटेम्प्ट देना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। और जिनके मतलब लग रहा है कि 90 के आसपास है, 50 की आता, तो उनको तो 100% करना ही है यार, ज़्यादा सोचो ही मत, टाइम वेस्ट करो ही मत, ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखो ही मत, सीधा मेंस में प्रिपरेशन में लगो और अपने आप को बेस्ट बनाओ। और 26 में अगर आपको सोच रखा है, आपने आपको पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है आपको देना है 26 में, तो बिल्कुल ही मत सोचो, आपके 70 आ रहा है तब भी मत सोचो, आपको मेंस की ही प्रिपरेशन करनी है, कोई इसमें आपको दो राय होना ही नहीं चाहिए। तो मेंस की प्रिपरेशन में यहाँ पर फोकस करना है आपको। बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, 60 के आसपास आ रहे हैं, तो आप सोच लीजिए, अपने प्लान बी के बारे में बात कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थिंक अबाउट योर प्लान बी कि क्या करना है, क्या मुझे अटेम्प्ट देना है नहीं देना है 26 में, या क्या करना है, तो वो आपके खुद का डिसीजन, अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजन, आपको हमेशा क्लैरिटी रखो। प्लान बी पे जाना है तो यहाँ पर काम चालू कर दो, खाली मत बैठो कभी भी, सोचो मत कभी भी, टेंशन मत आओ कभी भी, सीधा प्लान बी पे काम करो। नहीं तो अगर आप सोच रहे 26 में भी देना है तो सीधा मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कट ऑफ यहाँ पर अपनी 85 ± 2 रह सकती है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा सोचिए मत, अपने आप को हमेशा ऐसा मानिए कि हम अपनी प्रिपरेशन करके चल रहे हैं, चाहे इस बार हो नहीं हो, हम हमेशा अपनी दम लगा के रखेंगे और खुश रहिए। और ज़्यादा ये कोचिंग वालों के चक्कर मत पड़िए, कोचिंग माफिया करके हमारी एक ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, इनके आंसर की भी ज़्यादा भरोसा मत करिए, क्योंकि यूपीएससी की जो आंसर की है वो किस टाइप की आती है, वो भी बात यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन उठा देती है। तो यूपीएससी के आंसर की मैं कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन, 5 से 8 नंबर का, यानी कि 5-6 क्वेश्चन का तो हमेशा डिफरेंस रहता ही है, तो वो वाली दिक्कत नहीं है आपको, तो ज़्यादा दिक्कत मत लेनी है। और आपके आराम से आ रहे हैं 90 के आसपास बैठ रहे हैं, तो मेंस की प्रिपरेशन चालू करिए, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में ये खत्म करते हैं, अभी कुछ दिनों के बाद लेके आएँ, क्योंकि मेरा अभी मेरा जो स्टेट पीसीएस का मेंस है जून में, तो उसके बाद सीधा हम इसके रिसोर्स मैपिंग करेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो इसी के साथ
थैंक यू आप लोगों के लिए आपने वीडियो देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपने थोड़ा कुछ सीखने की कोशिश करी होगी, क्योंकि रियल एग्जाम हॉल जो एक्सपीरियंस है, जो अपने दोस्तों से पूछा, मैंने एक मेरे कजिन से उससे पूछा, और जो मेरा जो पिछला जो एक्सपीरियंस रहा था उसके आधार पर हमने यहाँ पर कुछ निचोड़ निकालने की कोशिश करी। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलो इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं, उसके साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।